वेलकम टू द अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पाथफाइंडर टूल। अब इस टूल को आप इस तरह ले सकते हो कि ये टूल इतना ज़रूरी है कि हमने इन फ्यूचर और जितनी भी आपने आगे डिज़ाइनिंग करनी है, कम्प्लेक्स डिज़ाइनिंग है, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग है, उसमें इन टूल्स का बहुत ज़्यादा यूजेज है। हम बेसिकली दो टूल्स बेसिकली पढ़ेंगे, एक पाथफाइंडर टूल है और एक शेप बिल्डर टूल है। बेसिकली दोनों सेम ही हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आपने सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे पाथफाइंडर टूल नज़र नहीं आएगा, तो आपने सबसे पहले इस ऑप्शन को ऑन करना है। उसके लिए आप विंडोज़ में जाएंगे। विंडोज़ में जाने के बाद यहाँ पे आप पाथफाइंडर ढूंढेंगे, तो यहाँ पर ये रहा पाथफाइंडर टूल। आप इसको क्लिक कीजिएगा, तो क्लिक करेंगे तो ये बाहर में ये आइकन ऐसे आ जाएगा पाथफाइंडर टूल का। उसको परमानेंटली इसमें फिक्स करने के लिए हम यहाँ से उसको ड्रैग करते हैं और यहाँ पे इसको फिक्स कर लेते हैं ताकि हमें ऑल टाइम इसको ओपन ना करना पड़े। और उसके बाद लास्ट वाली ऑप्शन जब हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर से ये सारी जो आइकन्स हैं ये बेसिकली पाथफाइंडर टूल्स हैं। अब इस पाथफाइंडर टूल का पर्पज़ क्या है वो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और ये इंतहाई सिंपल इसमें ऑप्शन है इसकी, और इस ऑप्शन इंतहाई सिंपल ऑप्शन के साथ बट क्रिएटिव ऑप्शन भी है इसके साथ। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक शेप मैं बनाता हूँ, एक शेप इसमें बना ली, इसका कलर चेंज कर लें, और एक शेप मैं यहाँ पे और एक यहाँ पे बना लेता हूँ आल्ट के साथ कॉपी पेस्ट करके, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। पाथफाइंडर टूल यूज़ करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि पाथफाइंडर टूल हमेशा दो या दो से ज़्यादा शेप्स के दरमियान काम करेगा। यानी कि पाथफाइंडर टूल यूज़ करने के लिए आपको कम से कम दो शेप्स चाहिए या दो से ज़्यादा शेप्स चाहिए। दूसरी चीज़, जो दोनों शेप्स होंगी एटलीस्ट वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हों। जैसे ये रेड के ऊपर ग्रीन पड़ी हुई है तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। दूसरी इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी दो शेप्स जो होंगी वो एक दूसरे को ओवरलैप भी कर रही हों। थर्ड चीज़ इसमें आ जाती है, थर्ड चीज़ इसमें ये आ जाती है कि आपकी जो दोनों शेप्स होंगी वो सेम टाइम सेलेक्ट भी होनी चाहिए। क्योंकि हम अभी मिनिमम 2 शेप्स के साथ काम करें तो दो या दो से ज़्यादा शेप्स, जितनी भी शेप्स हों वो आपकी एट अ टाइम सेलेक्ट भी होनी चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ, पाथफाइंडर टूल के लिए सबसे पहले आपके पास एक से ज़्यादा शेप्स होनी चाहिए, दो या दो से ज़्यादा शेप होनी चाहिए। उसके बाद वो शेप जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हों, और ओवरलैप करने के बाद वो दोनों शेप्स आपस में सेलेक्ट भी होनी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है बेसिक पाथफाइंडर टूल को यूज़ करने के लिए। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर आप ये आइकन्स पे गौर करें जो हमें मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ऊपर 4 आइकन्स हैं, नीचे 6 आइकन्स हैं। तो इसमें से जो सिर्फ स्टार्टिंग की 2 आइकन्स हैं और नीचे से सिर्फ 1 आइकन है, ये हम इसमें यूज़ करेंगे। ये ही इसमें असल जो इसका पर्पज़ है, इसी के अंदर सारी चीज़ें मौजूद है। हम अपने वर्किंग को कॉम्प्लेक्स के बजाय हम इजी भी करेंगे और उसको एडवांस लेवल पर भी लेके जाएंगे। वन बाय वन अब इसको चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने दोनों शेप्स को सेलेक्ट किया हुआ है। सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं ये फर्स्ट वाला आइकन इसमें अप्लाई करता हूँ, इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका कलर बिल्कुल सेम हो गया। बेसिकली ये कलर सेम नहीं हुआ, ये हुआ क्या है कि फर्स्ट टूल का जो काम है, ऑप्शन का काम है, उसका काम है शेप्स को कंप्रेस कर देना, उसको मर्ज कर देना। अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो अब मैं इसको दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर एक्सप्लेनेशन कि यहाँ पर एक ब्लू कलर की आपको एक लाइन नज़र आ रही है जो बेसिकली इंडिकेट करता है रेड कलर के पाथ का। जो रेड कलर की शेप है उसके पाथ को यहाँ पे इंडिकेट करता है। जब मैं अपने फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे अब आपको कोई पाथ नहीं नज़र आ रहा। तो जिसकी निशानी क्या है कि अब ये मर्ज हो चुकी हुई है शेप, अब ये एक शेप है, अब ये 2 शेप नहीं रही। पाथफाइंडर के फर्स्ट टूल का काम यही है कि आप यहाँ पे अपने मल्टी शेप्स को मर्ज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, नेक्स्ट हम इसमें मूव करते हैं, दोनों शेप्स को सेलेक्ट करते हैं। तो दूसरी जो ऑप्शन है उसका क्या पर्पज़ है, उसको मैं जब अप्लाई करता हूँ तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे शेप कट गई है। दूसरी शेप करता क्या है, मैं कंट्रोल Z करके बताता हूँ कि जो सबसे ऊपर वाले जो शेप होगी उसके नीचे जो शेप आएगी, यानी कि जो उसको ओवरलैप कर रही होगी, वो उसको कट कर देगा। तो मैं दोनों को ऐसे सेलेक्ट करता हूँ। जब मैं इस ऑप्शन को अप्लाई करता हूँ तो ऊपर वाला जो सबसे ऊपर जो टॉप पे शेप थी उसके साथ साथ जितनी शेप नीचे ओवरलैप कर रही थी उसने उस सबको कट कर दिया। यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ कि जैसे ऊपर जो टॉप पे शेप होगी उसके नीचे जो शेप ओवरलैप कर रही होगी, जब आप दोनों को सिलेक्ट करते हैं, सेकंड ऑप्शन अप्लाई करते हैं, तो वाली शेप यहाँ पे कट हो जाएगी। इसको हम और तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक ये मैं एक एलिप्स टूल इसमें ड्रा करता हूँ और उसके ऊपर एक और शेप मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, उसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग।
सो यहाँ पे जब कलर चेंज करते हैं तो अब आपको नज़र आ रहा है कि जो रेड कलर का सेक्शन है सिर्फ वो मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोनों शेप्स को ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, सेकंड ऑप्शन में अप्लाई करता हूँ, तो ये हमारे पास एक मून की एक शेप हमारे पास अब इसमें बन के आ जाती है। तो ये एक सेकंड काम है पाथफाइंडर टूल का। अब हम थर्ड ऑप्शन को इसमें अप्लाई करके चेक करते हैं इसमें। तो उसके लिए मैं दोबारा से शेप्स ड्रा करता हूँ। दो शेप्स मैंने ड्रा कर ली और इसके बाद मैं एक शेप और ड्रा कर लेता हूँ ताकि हम मज़ीद थोड़ा सा इसको कम्प्लेक्स करके इसको चेक कर सकें। तो अब मेरे पास यहाँ पे 3 शेप्स हैं। तो जब मैं तीनों शेप्स को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो तीनों शेप्स को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं ये थर्ड वाली टूल यहाँ पर, ये सेकंड जो लास्ट वाली टूल है, इसको मैं यहाँ पर इसको अप्लाई करता हूँ। तो इसको अप्लाई करने के बाद अब हम चेक करते हैं तो इसमें क्या फ़र्क इसमें महसूस होता है। तो इसको तीनों शेप्स को सिलेक्ट करने के बाद जब मैं इस टूल को अप्लाई करता हूँ तो आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा। सो बेसिकली ये थर्ड टूल का काम क्या है कि आपकी जो तीनों शेप्स को ओवरलैप करने की वजह से जितनी शेप्स इसमें बन रही हैं वो उसको डिवाइड कर देगा। यानी कि क्या मतलब हो गया, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे अब तीनों शेप्स को मैंने ऊपर नीचे रखा हुआ है, तो जैसे ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ब्लू कलर की जो लाइंस हैं, इन ये लाइंस के पास जब एक दूसरे को ब्रेक करते हो यहाँ पे एक नई शेप्स बन जाती हैं। तो डिफरेंट शेप्स यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये पाथ यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ ये पाथ इसका ब्रेक हो जाता है तो ये पाथ यहाँ से नीचे को आ जाएगा, फिर यहाँ फिर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, तो यहाँ पे पाथ इसका ब्रेक होके फिर ये ऊपर साइड को निकल जाएगा। तो अगर इस असूल को मद्देनजर रखते हैं हम चेक करते हैं यहाँ पे हमारे 3 शेप्स को ओवरलैप करने से हमारे पास कितनी शेप्स बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमारे पास 7 शेप्स बन रही हैं। तो जब हम ये वाला थर्ड टूल इसको अप्लाई करते हैं, ये मैंने इसको अप्लाई कर दिया, तो बेसिकली ये करता क्या है कि जितनी शेप्स बन रही हैं उनको डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे मैं अनग्रुप करूँगा और राइट क्लिक करके अनग्रुप करता हूँ। डिसाइड करने के बाद जब मैं सारी शेप्स को अलग अलग करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितनी यहाँ पे शेप्स बन रही थी वो सारी उसने अलग अलग कर दी हैं। सो थर्ड ऑप्शन हमारे लिए यूज़ होता है कि अगर आप कोई भी शेप्स आपको डिफरेंट उसके कटिंग करनी हो, तो आपको कोई शेप उसमें कट भी ना चाहिए हो, सब की सब आपको शेप्स चाहिए हो, तो आप डिवाइड टूल के साथ उसको मिलके काम कर सकते हैं। जस्ट लाइक फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये सर्कल है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस सर्कल को मैंने हाफ करना है, यानी कि इसके 2 पीसेस में करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हाफ सर्कल को ऐसे कवर कर देता हूँ। तो कवर करने के बाद मैं दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर डिवाइड टूल जब अप्लाई करूँगा तो उसके बाद मैं इसको अनग्रुप करता हूँ। तो अब आप देख सकते हो उसमें होगा क्या कि यहाँ पे मेरे पास 3 शेप्स निकल के बाहर आ जाएंगे। तो अब मुझे इसमें से जो शेप चाहिए होगी, जो मेरा पर्पज़ होगा, मैं उस तरह से इस शेप को यूज़ कर सकता हूँ। सो ये है इसमें पाथफाइंडर का टूल, जो कि बिल्कुल 3 सिंपल से आइकन्स हैं, बट तीनों के वर्किंग डिफरेंट है, तीनों की इम्पैक्ट डिफरेंट है। तो हम उस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं इन शेप्स को। थोड़ा सा क्रिएटिव इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर एक लोगो बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये ओलंपिक्स का लोगो है। सो बेसिकली इस शेप के अंदर है क्या, लोगो के अंदर, कि आपको यहाँ पे 5 सर्कल्स नज़र आ रहे हैं जो कि बेसिकली एक दूसरे के साथ चेन की नुमा में है। यानी कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे ऑरेंज ऊपर है तो यहाँ से ऑरेंज नीचे है, यहाँ से फिर ऑरेंज ऊपर है तो यहाँ से ऑरेंज फिर नीचे है। सो यहाँ तो शेप पूरी ऊपर होती है, यहाँ तो शेप पूरी नीचे होती है, जैसे हमने डिस्कस किया है। तो इसमें क्या ऐसा क्रिएटिव चीज़ यूज़ हुई है, तो उसके लिए हम इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक सर्कल इसमें बनाता हूँ। एक सर्कल मैंने बनाया है, इसको कंट्रोल F करके एक डुप्लीकेट बना के एक डुप्लीकेट बनाया और इसको दोनों को ऐसे सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको एक कट कर देता हूँ अंदर से, ताकि उसको मेरे पास एक रिंग की शक्ल आ जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, 2 सर्कल ऊपर और 2 सर्कल मुझे नीचे चाहिए। और इन सब का सर्कल जो है, कलर जो है वो मैं चेंज कर लेता हूँ इसके हिसाब से ही। इसको सेलेक्ट किया, ये रख लिया मैंने, इसको सेलेक्ट किया, इसको यही कर लेते हैं, और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको ये वाला कलर ले लिया, और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने ये वाला कलर ले लिया। सो अब हमारी जो नीचे शेप्स है और ऊपर वाले शेप में फ़र्क ये है कि मेरी 2 सर्कल ऊपर 3 सर्कल नीचे हैं, बट मुझे बेसिकली चेन चाहिए। तो इसमें बहुत ही क्रिएटिव एक छोटा सा सोल्यूशन है, वो ये है कि मैंने सबको पकड़ता हूँ। जब मैं इसमें पकड़ता हूँ तो आपको देख सकते हो कि यहाँ पर एक डिफरेंट शेप्स बन रही है। तो जब ये एक डिफरेंट शेप्स बन रही है तो हम यहाँ पे शेप्स को आपस में कट पे यहाँ पे कर सकते हैं। सो क्रिएटिवली अगर सोचा जाए तो यहाँ पर मुझे ये ब्लू कलर चाहिए, तो मैं करता क्या हूँ, यहाँ पर इस डिवाइड टूल को अप्लाई करता हूँ, इसको यहाँ पे अनग्रुप करता हूँ। अनग्रुप करने के बाद मेरे पास शेप्स डिफरेंट अलग अलग हो जाती हैं, तो इसको पकड़ के मैं इसका कलर सेम कर देता हूँ। सो अब आप देख सकते हो कि अब ये एक चेन नुमा बन गया। तो इसी तरह हम सबको फॉलो करते हैं। यहाँ पे मुझे ब्लैक कलर चाहिए, यहाँ पे मैंने ब्लैक ले लिया, यहाँ पे भी मुझे ब्लैक कलर चाहिए, यहाँ पे भी मैंने ब्लैक ले लिया,
यहाँ पे मुझे रेड चाहिए तो यहाँ पे मैंने रेड ले लिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो चेन नुमा जो एक शेप जो रिक्वायर्ड थी वो शेप हमारे पास इसमें बन गई। तो यही काम आ जाता है इसमें पाथफाइंडर टूल का। अब आगे अगर इसको हम डिस्कस करें, नेक्स्ट जो हमारी टूल है वो नेक्स्ट टूल का नाम है शेप बिल्डर टूल। उसका काम भी सेम ऐसा ही है जैसे अभी हमने पाथफाइंडर को डिस्कस किया। वेरी सिंपल है। जैसे मैंने दो शेप्स ले ली, जैसे हमने पाथफाइंडर के लिए ले रहे हैं, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, वही असूल है जैसे पाथफाइंडर के लिए था। उसके बाद यहाँ से हम शेप बिल्डर टूल को यहाँ पे लेंगे। आप यहाँ पे आइकन पे भी देख सकते हैं और ये शॉर्ट की है, इसकी शिफ्ट M है। तो यहाँ पे शेप बिल्डर टूल है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से आल्ट की को प्रेस कर लूँगा। मैं रिपीट करता हूँ। अभी आप देखें, अभी आपको इसके कर्सर के साथ आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा होगा। जैसे ही मैं आल्ट की प्रेस कर लेता हूँ तो आपको माइनस का निशान नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। सो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने आल्ट की को कंटिन्यूसली प्रेस करके रखा हुआ है। आपने आल्ट की को प्रेस करके रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद मैं इसके ऊपर शेप्स के ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे आपको डॉटेड से कुछ एरिया शो हो रहा होगा जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इन दो शेप्स को ओवरलैप करने से हमारे पास कितनी शेप्स बन के आ रही हैं, 1, 2 एंड 3। अब पाथफाइंडर जो शेप बिल्डर टूल है उसके लिए अब आपको जो शेप नहीं चाहिए आपने आल्ट की प्रेस करके रखी हुई, आप उसको क्लिक करते हैं। जस्ट सपोज मैं इसको क्लिक करता हूं तो वो जो शेप होगी वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। उसके बाद मैं सिलेक्शन टूल पकड़ता हूँ और उसके बाद आप इनको दोनों को सेपरेट करें तो हमारे पास ये दो डिफरेंट शेप्स निकल के हमारे पास बाहर आ जाती हैं। तो इस तरह से शेप बिल्डर टूल की मदद से हम अपनी मर्जी से जो शेप मुझे कट करनी है, मैं वो उस शेप्स को यहाँ पे कट भी कर सकता हूँ उसके साथ। अब जैसे ये शेप आपको नज़र आ रही है, अब ये शेप हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ राउंडेड रेक्टेंगल लेता हूँ, फेस के अकॉर्डिंग मैं उसको ड्रा करता हूँ। ड्रा करने के बाद ये मैंने ड्रा किया, उसको मैं इसके बाद पकड़ लेता हूँ यहाँ से, इसको थोड़ा सा राउंड करने के लिए। तो यहाँ से हम इसको इकट्ठा भी राउंड कर सकते हैं और उसको हम दूसरी तरह से भी हम इसको ड्रा कर सकते हैं। जैसे मैंने इस शेप को ड्रा किया, ड्रा करने के बाद मैं सिलेक्शन टूल पकड़ूंगा और टूल पकड़ने के बाद अब इनको सब इसको आइकन इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको ऐसे अंदर से राउंड कर लूँगा ऐसे। तो यहाँ से अब मुझे जितनी शेप चाहिए मैक्सिमम मैं इसको राउंड कर लेता हूँ, इतना काफ़ी रहेगा हमारे लिए। उसके बाद कलर मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आगे चलते हैं, इसके हेयर्स को देखते हैं। तो हेयर्स थोड़ा सा कुछ इस तरह से बने हैं। ये मैंने ड्रा किया, कलर लेते हैं, इसको मैं सेंड बैक कर देता हूँ यहाँ से जाके। उसके बाद इसको कंट्रोल C कंट्रोल F करता हूँ, उसको कलर्स को जो हेयर का कलर है उसको सेलेक्ट करके उसको बिंग फ्रंट कर लेते हैं और थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ कि जो हेयर का जो स्टाइल है एटलीस्ट वो बन जाएगा उसमें। उसके बाद जस्ट मैं दोनों शेप्स को पकड़ के यहाँ से शेप बिल्डर टूल लेता हूँ ताकि मैं ऊपर वाला एरिया अपना कट कर सकूँ। उसके बाद हम चलते हैं नीचे, जो हमारा ये मुंह का जो कलर है, तो उसके लिए बेसिकली क्या मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ से एक सर्कल है, ये ऐसे मैं सर्कल ड्रा करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से शेप लेता हूँ और उसको हाफ कर देता हूँ। उसको हाफ करने के बाद सिर्फ मैं अब दोनों शेप्स को पकड़ूंगा, एक सर्कल को और एक जो मैंने ऊपर ट्रायंगल ड्रा किया है, क्योंकि अब मुझे सिर्फ इन दोनों के दरमियान कट करना है। तो दोनों के दरमियान कट करने के बाद शेप बिल्डर टूल लेता हूँ, इन दोनों को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने कट किया तो मेरे पास वो शेप ही मेरे पास नीचे से आ गई हमारे पास। उसके बाद मुझे टीथ चाहिए तो मैं ऊपर ऐसे इसको ड्रा करता हूँ, दोनों शेप्स को पकड़ता हूँ, यहाँ से पकड़ा, इसको कट किया। वो कट करने के बाद ऊपर वाला एरिया को मैंने वाइट कलर दे दिया और नीचे मुझे टंग चाहिए तो टंग के लिए भी मैं इसको ऐसे करता हूँ। करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे ड्रा किया और इन दोनों शेप्स को जस्ट रखा और मैंने नीचे वाले को उसको पकड़ के इसका कलर भी मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। सो इस शेप को बनाने के लिए जो ज़्यादा मुश्किल चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है इसको। अब इस शेप को मैं पूरा नहीं ड्रा कर रहा, ये मैं छोड़ता जा रहा हूँ आपके लिए एज असाइनमेंट। ये आप इसमें इस वीडियो का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अपने प्रैक्टिस के तौर पे आप इसको ड्रा कर सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर किसी को इसको ड्रा करने में मुश्किल आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ये लाजमी मेंशन कीजिएगा कि ये आप कंप्लीट बनाना सिखा दें। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिर इसका एक अलग से ट्यूटोरियल वीडियो मैं आपके लिए पेश कर दूंगा जिसके अंदर हम इस शेप को पूरा इसको ड्रा करने की कोशिश करेंगे। सो तब तक आप लोग अपनी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि प्रैक्टिस से ही चीज़ें हमें बेटर समझ आती है। थैंक यू सो मच।